जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रश्नावली 3.2 हल करें, उससे पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर अपने बात कर लेते हैं, ताकि आगे जब हम सवाल हल करें तो हमें समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप ये सारणी देख पा रहे हो, इस सारणी के अंदर आप इसमें देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है अगर b1 बटे b2 के, तो एक हल होगा, अद्वितीय होगा। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, तो अनंत हल होंगे, संपाती रेखाएं होंगी और अनंत हल होंगे। इसी तरह तीसरे में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो समानांतर रेखा होगी। तो ये क्या है? आपको ये सारणी 3.2 के सवाल जब आप हल करोगे तो ये सारणी भी आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि हमें इस सारणी की सहायता से पता लग पाएगा कि जो समीकरण दे रखी हैं, जो रैखिक समीकरण दे रखी हैं, वो वास्तव में उसके अनेक हल हैं, एक हल है, या उसके कोई भी हल नहीं है। यानी हल का मतलब एक्स वाई का मान, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले यहाँ ध्यान दो कि आपको मैंने पहले भी समझाया कि जो भी रैखिक समीकरण होती है वो किस रूप में होती है। रैखिक समीकरण जिसे हम व्यापक समीकरण बोलते हैं, वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस रूप में होती है। ठीक है, ये भी आपको पता है कि जो x का a क्या है, गुणांक है, ये गुणांक है, और इसी प्रकार ये b भी क्या है, गुणांक है। ये दोनों क्या है, गुणांक है। गुणांक यानी इसके साथ इसका गुणा। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि c क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में खूब चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण के तौर पर एक समीकरण ले लेता हूं मैं कोई भी। ठीक है, तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मैंने एक समीकरण, रैखिक समीकरण लिखी, ये रैखिक समीकरण का रूप है, किस रूप में होती है, इस रूप में ax by प्लस c। तो इसी का रूप मैंने एक समीकरण लिख दी। जैसे मान लिया एक ले लिया मैंने अपने 5x प्लस मान लिया 3y बराबर 7। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें जो अचर पद है बराबर के इस ओर है, और इसमें अचर पद इस ओर है। तो हम इस अचर पद को इसकी तरह ही इधर ले आएंगे। इसको लिखूंगा मैं या ये मैंने जानबूझ के इधर लिखी है ताकि आपको पता रहे कि अचर पद एक तरफ होगा, अचर पद और ये जो व्यंजक है वो एक तरफ होंगे, और इधर आएगा 0। ठीक है, तो ये मान लिया एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ऐसे ही कोई दूसरी समीकरण लिख देता हूं मैं। जैसे लिख दिया 4x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसी रूप में मैंने लिख दी। जैसे ये इसी रूप में लिख दी। यहाँ a कौन है इसमें 5, b कौन है इसमें 3 और c कौन है इसमें -7। ठीक है, अब इसी तरह इसमें a कौन है 4, इसमें b कौन है -2 और इसमें c कौन है 3। ठीक है, अब इसको अगर हम तुलना करें इससे, तो मान लिया पहली समीकरण है तो a1 आप बताओ क्या है। a1 है, इस समीकरण की तुलना कर रहा हूं मैं। a1 कौन है 5, b2 क्या है 3, 1 ही आएंगे सारे, और c1 क्या है -7। ये a1 b1, देखो a, ये b और ये c। ये 1 क्यों लगाया? क्योंकि दो समीकरण है, ऊपर वाली 1 है और नीचे वाली जो समीकरण है वो 2 है। a2 4, b2 -2 और c2 है बराबर 3। तो आपको एक तो ये जो गुणांक हैं उनको इस तरह आपको ध्यान होने चाहिए कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। और 1 क्यों लगाया? क्योंकि दो समीकरण है, तो पहली समीकरण को मैंने 1 लिख दिया और दूसरी समीकरण है उसको c2 लिख दिया। ठीक है,
अब इसकी तुलना करनी है। जैसे सारणी आप देख पा रहे हो, इस सारणी के अंदर अगर जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कि अगर A1 बराबर है A2 के, ठीक है, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ठीक है। अब A1 कौन है, जैसे मान लिया यहाँ इसको, इसी सारणी को अपने लें, A1 है 5 और A2 है 4, ठीक है, और B1 3 और -2, क्या ये दोनों बराबर है? अगर इसको सरल करें तो भी बराबर नहीं है ना, क्योंकि 5/4 आगे सरल होता नहीं, 3/2 -2 सरल होता नहीं, तो ये दोनों आपस में बराबर भिन्न नहीं है, ठीक है। अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अगर इनका मान आपस में बराबर नहीं है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जब इसको हल करेंगे, हम हल करने के बाद जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस रूप में बनेगा। यानी जो इसकी रेखिक समीकरण की जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को कहीं पर एक जगह से काटेंगी, कहीं काट दे, ऐसे काट दे या ऊपर से नीचे काट दे, लेकिन ये काटेंगी सिर्फ एक बिंदु पर। ये दोनों, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर ये काटेंगे, जहां काटेंगी वहीं उसका हल होगा। यानी x की सीध में x का हल, y की सीध में y का हल, तो x y जो हल आएंगे इसके, ये इसका उत्तर होगा। तो केवल एक ही उत्तर होगा, अब आगे तो कभी काटेंगे नहीं, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, एक हल। और इसको एक नाम और बोलते हैं, संगत है और अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब ऐसा कोई दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ एक ही हल होगा इसका, इसको अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है ना। एक हल का मतलब ही अद्वितीय, अद्वितीय दूसरा ना हो, सिर्फ अगर x का मान लिया, x का मान 3 है तो 3 ही रहेगा, y का मान 4 है तो इस सवाल में y का मान 4, यानी ये रेखाएं, और कोई x और y का मान इसमें नहीं होगा। पहली बात क्लियर होगी। जैसे आप सारणी में आपने देखा था कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो उसका अद्वितीय हल होता है। किस लिए होता है, इसलिए। अब देखो इसमें दूसरा क्या दे रखा है पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे रखा है उसने कि यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे, यानी तीनों ही बराबर है। देखो इस तरह, ये तीनों ही अगर बराबर है, ये तीनों मान लिया इस समीकरण में तो नहीं है, लेकिन मान लिया ऐसी कोई समीकरण यहाँ आ जाए, ऐसी समीकरण यहाँ कोई आ जाए जो तीनों मान ही बराबर आ जाए, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह बनेगा। देखो उसका ग्राफ बनेगा संपाती। संपाती का मतलब होगा चाहे रेखा ऐसे खींच दो चाहे ऐसे खींच दो, जो दूसरी रेखा भी आएगी, दूसरे समीकरण, इस समीकरण की रेखा तो ऐसी आएगी, इस समीकरण की रेखा भी इसी के ऊपर आएगी, इसी के ऊपर आएगी इस समीकरण की रेखा। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और इस पर अनेक बिंदु होते हैं, ठीक है, एक अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को टच कर रही है, तो इसका मतलब इसके भी अनेक हल होंगे। एक तो रेखा होगी संपाती, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना, संपाती रेखा होगी, और इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब अनेक हल होंगे, जिसका इसका तो एक ही हल है, जहाँ काट रहा है वहां, ये तो रेखा एक दूसरे को विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है, तो इसके अनंत हल है, ठीक है, अनंत हल होंगे इसके। समझ में आ गया। अब ये एक तीसरा और पॉइंट है कि अगर मान लिया पहली A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के, लेकिन अगर लास्ट वाला बराबर ना हो, यानी अचर पद बराबर ना हो, C1 बटे C2 के बराबर ना हो, ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो एकदम समानांतर बनेगा, यानी ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ये तो एक बिंदु पर काट रही है, ये अनंत बिंदुओं पर काट रही है, और ये काट ही नहीं रही। यानी इसको चाहे ग्राफ इस तरह बन जाए, ऊपर से नीचे बन जाए, या बाएं से दाएं, कैसे भी बन सकता है, समानांतर रेखाएं होंगी। और समानांतर का मतलब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो समानांतर रेखा, समानांतर रेखा यानी इस एक समीकरण की तो रेखा ऐसी बनेगी, और दूसरे समीकरण की रेखा भी उसके समानांतर बनेगी, अगर वो समीकरण इस रूप में है। अगर समीकरण इस रूप में है तो ग्राफ एक बिंदु पर काटेगा, और समीकरण अगर दो समीकरण है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, अगर दोनों समीकरणों में बराबर हैं तो अनेक रेखाएं, एक रेखाएं दूसरी रेखा के ऊपर होंगी, इसकी रेखा और इसकी रेखा एक दूसरे के ऊपर होंगी।
और अगर लास्ट वाला बराबर नहीं है यानी अचर पद अगर बराबर नहीं है तो ऊपर वाले की समीकरण और नीचे वाले की समीकरण एक दूसरे के समानांतर रहेगी, और समानांतर रहेगी और कभी नहीं काटेगी तो उसका हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। तो इन को सीखने के बाद अब हम सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न 1 देख पा रहे हो कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से, यानी समीकरण बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है, ग्राफीय विधि से हल करना है इसे। जैसे हम पिछले 3.1 में करके आए हैं ग्राफीय विधि से हल, उसी प्रकार इसको हमें करना है। पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा हो यानी अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी कक्षा 10 में पहले तो ये पता लगाएं कक्षा 10 में लड़के और लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। तो एक कह के आ रहा है, देखो कक्षा 10 है, कक्षा 10, ठीक है। कक्षा 10 में लड़के हैं, पहले सवाल को समझना होगा। तो हम समीकरण बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़की दोनों मिलकर यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, इन दोनों का जो जोड़ बनता है वो बनता है 10 जोड़ बनता है, ठीक है। यानी ये 10 क्या है, कुल विद्यार्थी हैं। उस क्लास में कुल विद्यार्थी जो हैं वो 10 है, जिसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या उसने दी है, कुल दी है। यानी ये हमें बताना है कि लड़के और लड़कियां कितने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए वही करेंगे अपन, माना लड़कों की संख्या x है, यहां मैं लिख देता हूं माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या क्या होगी, y। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या y होगी। अब जो शर्त है, पहली शर्त है, उसमें कह रहा है कि कुल विद्यार्थी, देखो उसने कहा यहां देखो लड़के और लड़कियां कुल कितनी है, 10 है। तो यहाँ समीकरण, तो पहली शर्त में समीकरण इसी से बन जाएगी, ठीक है। तो प्रथम शर्त, 2 शर्तें हैं उसमें, 2 कंडीशन दी है। एक तो कुल विद्यार्थी दिया है और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, तो हम पहली कंडीशन लगाते हैं, प्रथम शर्तानुसार जो लड़की कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों में लड़के लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं 10, ठीक है। इस 10 में से कौन कौन है, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां, इन दोनों का जोड़ है 10, ठीक है। लड़के और लड़कियों का जोड़ 10 है। तो लड़के हमने क्या माने थे, x, और लड़कियां क्या मानी थी, y, ठीक है। लड़कियां x और लड़के y, इन दोनों का जोड़ 10 है। तो ये समीकरण 1 बन गई। पहली कंडीशन से पहली समीकरण बन गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे हम। दूसरी कंडीशन कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, तो यहां लिखता हूं मैं द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है उसमें लिखा है कि लड़के और लड़कियां 4 अधिक है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन में क्या लगाना है कि कंडीशन हमेशा बराबर की होती है, जो समीकरण बनती है बराबर की बनती है, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं लड़के, ठीक है। लड़के बराबर करनी है मेरे को लड़कियों के, ठीक है। लड़के लड़कियों के मुझे बराबर करने हैं। अब लड़के तो मैंने x माना है और लड़कियां मानी है y। अब आपको इन दोनों में देखना है कि अधिक कौन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें पता लग रहा है कि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, ये लड़कियां 4 ज्यादा है, ठीक है। या तो आप इसमें 4 जोड़ दो,
या तो इसमें 4 जोड़ दो या इसमें से 4 घटा दो। तो बराबर हमें कंडीशन बराबर करनी है। बराबर करने के लिए ये 4 ज्यादा है, या तो इसमें से 4 घटा दो, या तो इसमें से 4 घटा दो, या इसमें 4 जोड़ दो। बे की बात है, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि लड़के 4 कम है लड़कियों से, तो मैंने इसमें से भी 4 कम कर दिया। तो ये समीकरण बन जाएगी, या ऐसे लिख सकता हूं मैं, y को इधर लेके आया क्योंकि समीकरण का रूप देना है, तो x माइनस वाई, वाई इधर आके माइनस का हो गया और यहां बच गया माइनस का 4। तो ये समीकरण बन गई 2। अब हमारे पास दोनों समीकरण थी, क्योंकि ये 2 चरों वाली 2 रैखिक समीकरण है ना, इसमें 2 समीकरण हमें यूज करनी है ग्राफ बनाने के लिए। तो ये 2 समीकरण हमारे पास आ गए। अब इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाएगा, तो इसके हमें मान निकालने पड़ेंगे। ग्राफ के लिए हमें कम से कम 2 मान होने जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहां मैं लिखता हूं x प्लस वाई बराबर 10। जैसे हमने पीछे वीडियो में किया था, या तो x को अकेला रख दो या y को अकेला रख दो। मैं x को अकेला यहां रखता हूं और y को इधर ले जाता हूं, तो 10 माइनस वाई, ठीक है। अब y का मान रखूंगा तो x का मान आता जाएगा। अब जैसे मैंने रखा, माना y बराबर कुछ भी मान लो, जैसे मान लिया y बराबर 6 मान लिया, ठीक है। अगर y की जगह मैं 6 रखूं, यानी x बराबर, ये समीकरण है ना, इसमें y की जगह क्या रखूं, 6 रखूं। तो y की जगह मैंने 6 रखा, तो 10 में से 6 गए, x का मान क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। ऐसे ही मेरे को एक और मान निकालना है, कम से कम 2 मान हो। y बराबर क्या रखूं, अब की बार y बराबर 4 रख लो, ठीक है। 4 रखा मैंने y बराबर, तो y की जगह मैंने x 10 माइनस, यानी इस y की जगह मैंने रखा 4, प्लस का 4 है तो 10 में से 4 गए, x का मान क्या आ गया, 6। यहां सारणी में दे देता हूं ताकि हमें पता रहे, x और y, ठीक है। 2 सारणी, 2 मान निकाल दिए। अच्छा अब देखो, y का मान मैंने क्या रखा था, यहाँ पे 6 रखा था। y का मान जब 6 रखा तो x का मान क्या आ गया, 4। और जब मैंने y का मान 4 रखा तो x का मान क्या आ गया, 6। कुछ भी रख सकते हो, 0 रख दो तो 10 में से 0 गए, 10। x का मान, अगर y का मान 0 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो अगर y का मान 10 रखोगे तो x का मान 0 आ जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मान रख सकते हो। और ऐसा मान रखना, ऐसे नहीं कि भी आप जो है मान कोई अलग रख लो, यहाँ कम आ जाए, यहाँ ज्यादा आ जाए, यानी ऐसा मान रखो कि ग्राफ बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे समझ में। अब चलते समीकरण 2। बिल्कुल इसी तरह समीकरण 2 को हल करना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को पहले इसी रूप में लिख लेंगे, या तो आप y को उधर ले जाओ तो y को ही लेके जाएंगे क्योंकि माइनस का y है। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया माइनस का 4, और y उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। इस रूप में आ गई समीकरण, ठीक है। या तो यहाँ y को अकेला रहने दो, y को इसलिए मैंने यहाँ नहीं रहने दिया है क्योंकि ये y यहाँ माइनस का था। अधिकतर माइनस की संख्या हम उधर ले जाते हैं ताकि मान में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब वही तरीका, माना y का मान क्या माने कि x का मान आ जाए। जैसे मैंने मान लिया 6 मान लिया, है ना, 6 माना तो 6 में से 4 गए, x का मान क्या आ जाएगा, 2। चलो मैं यहाँ रख के बताता हूँ तुम्हें। x बराबर -4 को तो ऐसे रहने दो, प्लस इस y की जगह आपको क्या लिखना है, y बराबर 6। तो y की जगह 6 रखा, तो अभी दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे, अलग अलग निशान है। तो 6 में से 4 के प्लस के 2, एक मान निकाल लिया, एक मान और निकाल लो। अब y की जगह बताओ क्या रखोगे, 0 रख दे, 0 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 4 रख देते हैं। देखो 4 रख के देखते हैं। y की जगह मैंने रखा 4, ये तो 4 है ही यहाँ का, ये तो 4 जो सवाल के अंदर है वही है। इस y की जगह मैंने प्लस का 4 रखा, ठीक है। ये माइनस का 4 तो समीकरण में ही था। अब 4 में से 4 गए तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास 2 मान आ गए। अब इसको मैं ग्राफ या विधि से हल करूंगा। पहले इस सारणी में रख देता हूं ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। x का मान 2 रखा, नहीं y का मान 6 रखा तो x का मान 2 आ गया, और y का मान 4 रखा तो x का मान 0 आ गया। तो ये हमें मान मिले। अब इसका हल हमें ग्राफ या विधि से निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि
ये ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है। देखो इसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, है ना। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 b2। अगर पहला वाला बराबर ना हो तो एक हल होता है। अब तुम कहोगे जी बराबर है, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो बराबर कहाँ हुआ? 1 और -1 बराबर थोड़ी होता है। तो यानी इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका अद्वितीय हल होगा। देखो ग्राफ काटेगा किसी बिंदु पर, अपने बना के देखते हैं। एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ पे अपने बनाकर देखते हैं कि किस बिंदु पर वो इसको प्रतिच्छेद करेगा। जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगा वही इस सवाल का, जो सवाल नंबर पहले का पहला है, वहां पर ये उसका हल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्स और वाई एक्स खींचना है। किस तरह खींचना है? देखो, जो इसमें वर्ग इकाई यानी जो इकाई के डब्बे बने होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर लाइन आएगी। ये वाई एक्स आ गया और यहां खींच देता हूं मैं एक्स एक्स। चूंकि माइनस की संख्याएं है नहीं तो इसलिए माइनस को मैंने छोटा रखा है। ठीक है, प्लस को थोड़ा बड़ा कर लिया है, प्लस के अक्ष को बड़ा कर लिया। ये एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई डैश माइनस वाला और ये प्लस वाला वाई। ठीक है, अब ये कितने, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह प्लस के इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब अपने सारणी जो हमने बनाई है उसको देखते हैं ध्यान से। तो क्या है, पहला एक्स एक्स पर 4 चलना है और वाई पर 6 चलना है। तो एक्स देखो, एक्स कहाँ है? एक्स ये रहा 4, तो यहाँ 4 की सीध में, और वाई पर कितना चलना है? 6, तो यहाँ 6। वाई पे 6 और एक्स पर 4, ये एक्स पर 4 और वाई पर 6। ठीक है, तो यहां ये बिंदु आएगा। इस बिंदु का नाम है 4 6। ठीक है, अब दूसरा बिंदु है 6 4। तो एक्स पर 6 चलना है और वाई पर 4 चलना है। तो एक्स, अब की बार एक्स पर 6 चलेंगे, ये एक्स पर 6 चले गए, और वाई पर 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी 4 की सीध में और 6 की सीध। तो ये दूसरा बिंदु आ गया। अब इसको मिला दो आपस में, बिल्कुल बिंदु में से होकर जाए। इस तरह अपने को स्केल को रखना है कि बिल्कुल बिंदु के बीचों बीच से होकर जाए। ठीक है, पेंसिल को अपना पतला रखना है। अब देखो दूसरी सारणी, ये तो हो गया। दूसरे में 2 6, पहले एक्स पर 2 चलेंगे और वाई पर चलेंगे 6। तो एक्स पर 2 चलते हैं, ये रहा 2, और वाई पर ये 6 बिंदु। 2 और 6 की सीध में मैंने ये बिंदु ले लिया। ठीक है, दूसरा बिंदु है 0 4, यानी एक्स पर आपको कहीं नहीं जाना। तो एक्स पर ये मूल बिंदु 0 0 होता है, तो एक्स पर कहीं नहीं गया। लेकिन वाई पर कितना जाना है? 4 जाना है। तो वाई पर अपने को 4 जाना पड़ेगा। एक्स पर तो कहीं नहीं गया, इस एक्स पर कहीं नहीं जाना, यहाँ रहना है। और वाई पर कहाँ जाना है? 4। तो ये बिंदु यहाँ आएगा। ठीक है, अगर x का मान 0 हो तो वाई एक्स पर बिंदु आता है, और y का मान अगर 0 हो तो x एक्स पर बिंदु आता है। हमेशा ये ध्यान रखना। अब इसको मिला दो फिर वापिस, इसको मैं मिला देता हूं। ठीक है, ये रेखा मैंने यहाँ पे मिला दी। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि पता चल जाए कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ये। इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमें रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहीं इसका हल होगा। ठीक है, तो ये इस बिंदु पर हल प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब ये रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो किसकी सीध में? देखो, एक्स एक्स पर कहाँ है? 3, और वाई एक्स पर कहाँ है? यहाँ तक तो 6, और यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है, इस बिंदु का जो पॉइंट, ये जो पॉइंट आया है, ये किस पे है? 3 7, 3 7। तो ये हमारा हल हो गया। यानी इसका मतलब x का मान कितना है? 3, और y का मान कितना है? 7। x हमने क्या माना था? लड़कों की संख्या,
ये देखो x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी, y। तो इसका मतलब लड़के कितने, 3, और लड़कियां कितनी है, 7। हल सही हो गया ना, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 10। 10 ही विद्यार्थी थे कक्षा 10 में, 10 विद्यार्थी हैं, और लड़कियां देखो, लड़कियां क्या है, y कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो कंडीशन दोनों पूरी कर रही है ना इस सवाल की दोनों कंडीशनें पूरी होती है, और इस तरह आपको ये ग्राफ बनाना है। तो ये पहला सवाल पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल जैसे आप देख पा रहे हो कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कलम यानी पेन, कलम का मतलब पेन होता है, ठीक है ना। तो पेंसिल और पेन की कीमत दे रखी है यहाँ पे। तो वही उसी तरह अपने सवाल करेंगे जैसे हमने पहला सवाल किया था, कि यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना एक पेंसिल का मूल्य या कीमत एक ही बात है, क्या माने, वही x रुपए, ठीक है, तथा एक कलम यानी पेन, एक कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। अब वही कंडीशन पहली क्या है, इसमें पहली कंडीशन है प्रथम शर्तानुसार। पहली कंडीशन यह है कि 5 पेंसिल और 7 कलम को अगर जोड़ दें तो 50 रुपए का आती है। तो यहां मैं लिख देता हूं, पहली शर्त है 5 पेंसिल ले और साथ में क्या ले, 7 कलम। अगर दुकान वाले से वो 5 पेंसिल ले और 7 कलम ले तो उसे 50 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस समीकरण के रूप में कैसे लिखूंगा, एक पेंसिल की कीमत मैंने x मानी है ना, तो कितनी ली है, 5 पेंसिल। अब जैसे एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, ठीक है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल जब 5 रुपए की आती है तो मैं क्या करूंगा, इसको गुणा करूंगा, 5 5 25, है ना। तो इसी तरह x माना है तो 5 का x से गुणा हो गया, तो क्या आ गया, 5 पेंसिलों की कीमत कितनी आ गई, 5x। इसी तरह 7 पेन y की है तो 7y का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये समीकरण 1 बन गई। ये हमारे पास प्रथम शर्त से पहली समीकरण हमें प्राप्त हुई। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में देखो क्या कहता है कि यदि 7 पेंसिल और 5 कलम ले, पहले तो 5 पेंसिल 7 कलम ली थी, अब उल्टा पेंसिल ज्यादा ले और कलम कम ले तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 46 रुपए, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं वही द्वितीय शर्तानुसार, 7 पेंसिल प्लस कितनी कलम, 5 कलम, तो बराबर 46 रुपए। तो एक पेंसिल का कीमत x तो 7x, एक कलम की कीमत y तो 5 कलमों की कीमत 5y, दोनों मिलाकर कितने देता है, 46 रुपए। तो ये दूसरी समीकरण हमारे पास मिल गई। अब 2 समीकरण जब हमारे पास आ गई तो ग्राफीय विधि में बदलने के लिए हमें इसमें x और y के कम से कम 2 मान निकालने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लेनी है आपने। समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो जैसे वहां पक्षांतर किया है यहां भी करना है। किसको लेके जाओगे, 5x को ले जाओ चाहे 7y को ले जाओ, तो मैं 7y को लेके जा रहा हूं उधर, तो 7y उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो 7y किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का हो गया। यहाँ अब अकेला x या y छोड़ना है तो 5 को भी उधर लेके जाना है, 5 यहाँ क्या है, गुणा में, तो वहां किस में चला जाएगा, वहां 5 चला जाएगा -7y, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है, 5। इसको मैं दोबारा कर देता हूं, ये देखो x बराबर क्या आ गया, 50 - 7y तो है ही। अब ये भाग में चला जाएगा, 5 गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये एक समीकरण हमारे इस रूप में आ गई,
ठीक है। अब कम से कम 2 मान अपने को निकालने हैं, तो 2 मान कोई भी ले लो। y की जगह एक ऐसा मान आपको लेना पड़ेगा, ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा। माना y बराबर कुछ ऐसा मान लो कि 50 में से घटने के बाद 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 50 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, तो मैं 0 ले लेता हूं ताकि यहाँ 50 ही बच जाए। तो मैंने y का मान ले लिया 0, ठीक है। अब y का मान जब मैंने 0 लिया तो देखो इस समीकरण के अंदर रखता हूं मैं, x बराबर 50 माइनस 7, और इस y की जगह क्या लिखना है मेरे को बताओ। इस y की जगह क्या लिखूं, क्या लिया है मैंने y का मान, मैंने y का मान लिया है 0, तो मैं y की जगह मैंने लिख दिया 0। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब x बराबर 50, 7 को 0 से गुणा किया तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दो या भाग दे दो 0 ही आता है। 50/5। अब 50 में से 0 गए, 50 ही बचेंगे, है ना। घटाने पर तो, जोड़ घटाव पे तो 0 कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 10। 50 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 0 का 0, यानी 10 5 50। ठीक है, एक मान हमारे पास आ गया। अब हमें एक मान और लेना है, कम से कम 2 मान हो। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको एक मान पता चल जाए और बटे में कोई संख्या है, तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 5 और 0 कितने होते हैं, 5, तो अगली संख्या अपने पास आ जाए। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई संख्या नहीं आ रही है और आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है कि इसमें से इसको घटाने पर 5 का या किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो आप क्या करो कि इस दोनों संख्याओं का जोड़ रख दो यहाँ पे। जैसे मैं देखो करके बताता हूँ, माना y बराबर 5 और 0 कितने होते हैं, 5 और 0 का जोड़ 5 ही होता है। तो y बराबर मैंने क्या रख दिया, 5 रख दिया। तो यहाँ इसी समीकरण के अंदर रख देता हूँ, जो ये समीकरण बनी है ना, इस समीकरण के अंदर मैंने y बराबर 5 रखना है। तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा में y की जगह मुझे क्या रखना है, इस y की जगह क्या रखना है, 5 रखना है। तो y की जगह मैंने 5 रख दिया। तो x बराबर 50 माइनस 7 5 35 बटे में 5। अब 50 में से 35 गए, 50 में से 35 गए 15, 15 में 5 का भाग दिया, तो x का मान बताओ क्या आ गया, x का मान आ गया 3। पूरा पूरा भाग गया ना। तो एक ट्रिक है आपके लिए, थोड़ा आसान बन जाता है। अगर एक मान तो आपको देखो सोच कर निकालने पड़ेंगे, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। एक मान तो आपको ऐसा खोजना ही पड़ेगा कि उस बटे में, क्योंकि उससे पहले वाला जो सवाल था उसमें बटे में तो कोई संख्या थी नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें बटे में ऐसी संख्या ढूंढ आ तो जाता है, लेकिन दशमलव में आएगी। दशमलव में फिर ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आती है। बना तो हम दशमलव संख्या का भी ग्राफ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। दशमलव में फिर हमें लाइनें, जो 10 लाइनें होती हैं एक डब्बे के अंदर, एक उसको हमें गिन कर लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो y की जगह मैंने जब 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, 10। ठीक है, और जब y का मान मैंने 5 लिया तो x का मान क्या आ गया, 3। तो ये 2 मान हमारे पास आ गए। ठीक है, अब चलें समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 पे चलते हैं अपने। यहां लिखता हूं मैं समीकरण 2 से। इस समीकरण 2 को मैं लिख लेता हूं, फिर वापस समीकरण 2 क्या है, अब की बार है 7x प्लस 5y बराबर 46। बिल्कुल उसी तरह पक्षांतर करूंगा। 5y को उधर ले जाओ, यहाँ 7x रह गया। किसी को भी ले जा सकते हो, 7x को भी उधर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फिर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ कौन आएगा माइनस में, 5y माइनस में आएगा, क्योंकि 5y का पक्षांतर हुआ ना। अब किसका पक्षांतर करोगे, 7 का, क्योंकि x या y अकेला छोड़ना है, तो 7 किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये हमने समीकरण को संतुलित कर दिया। अब वही मान रखो, y का मान रखो, x का मान रखो। तो मैं y का मान रख रहा हूं यहाँ पे। यहाँ y की जगह कोई ऐसा मान रखो कि 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए। इस y की जगह जैसे 5 एकम 5, 46 में से 5 के 41, 7 का भाग नहीं जाता। 5 दूनी 10, 46, क्योंकि एक माइनस का निशान है तो घटेगा। 46 में से 10 गए, 46 में 10 गए 36, 7 का भाग 36 में पूरा पूरा नहीं जाता। लेकिन अगर यहाँ मैं माइनस का 2 रख दूं
देखो माइनस का 2 रखा तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का 2 रखूं मैं y की जगह, तो माइनस माइनस प्लस का 10, और प्लस का 10 हो जाएगा तो 46 में 10 जुड़ जाएंगे, 10 और 46 56 होते हैं, और 56 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बिल्कुल सही है। एक संख्या मिल गई तो फिर दूसरी संख्या में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही है तरीका। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इस समीकरण में, इस समीकरण के अंदर रखना है 46 माइनस 5, और y की जगह मुझे क्या रखना है, y की जगह मुझे रखना है -2 बटे में 7, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे में 7, x बराबर 46 और 10 56, 56 में 7 का भाग दिया तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 7 2 8 56। ठीक है, x का मान 8 आ गया। अब इसी तरह एक और मान आप बताओ कि y का मान हम एक और क्या रखें इसके अंदर। तो वही तरीका आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ दो। 7 और -2 कितने होते हैं, 7 और माइनस का 2 है, 7 और 2 9 नहीं करने, ये माइनस का 2 है। तो 7 में जब आप 7 के अंदर जब जोड़ोगे -2, तो माइनस का है तो जोड़ कितना आया, 5 आया ना कि 7 और 2 9 नहीं करने। अगर माइनस का है तो घट जाएगा। तो ये 7 और 2 का जोड़ कितना आया, 5 है ना, इन दोनों का जोड़ 5 है। तो y की जगह 5 रख के देखेंगे, पूरा पूरा जाएगा। देखना एक ट्रिक है ये। x बराबर 46 माइनस 5, और इस y की जगह मैंने क्या रख दिया, 5 ही रख दिया बटे में 7। तो x बराबर 46, 5 5 25, 46 में से 25 गए, 6 में से 5 गया 1, 21 बचे ना। 21 में जब मैंने 7 का भाग दिया तो क्या आ गया, 3, पूरा पूरा चला गया। अब इसको सारणी में डाल लो ताकि ग्राफ में थोड़ी आसानी रहे, है ना। ठीक है, अब देखो y का मैंने पहले क्या लिया था, -2 लिया था, तो x का मान क्या आया, 8, और जब y का मान मैंने 5 लिया तो x का मान क्या आया, 3। ठीक है, तो हमने हमारी ये दोनों सारणियाँ बन चुकी हैं, ग्राफ के लिए तैयार हो चुकी हैं। देखो यहाँ भी 3 5 आ रहा है, यहाँ भी 3 5 आ रहा है। इसका मतलब जब ग्राफ काटेगा ना 3 5 पर काटेगा, 3 5 इसका हल होगा। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राफ कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं और उसमें इसका मान रखते हैं। अब देखो इसमें भी माइनस की केवल एक ही संख्या है, ठीक है, तो 2 तक ही है, कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं माइनस का। तो अपने एक्स एक्स और वाई एक्स खींच लेंगे और माइनस की थोड़ी छोटी रख लेंगे संख्या, क्योंकि प्लस की ज़्यादा है संख्या, अधिक बड़े प्लस के हैं। ये तो खींच लिया मैंने वाई अक्ष, और एक्स अक्ष चूँकि 10 है थोड़ा लंबा करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ मैं खींचता हूँ ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब चलो सारणी को देखते हैं। 10 3 एक्स पर चलना है 10, तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ है 10, ठीक है। 10 की सीध में और 10 0, यानी कहीं नहीं जाना, यहीं पे लगा दो। ये बिंदु यहीं रहेगा क्योंकि y का मान 0 है और x का मान 10 है, तो x पर तो 10 चले गए और y पर 0 है, इसके लिए मतलब y पर कहीं नहीं जाना। 3 5, तो 3 यहाँ है x अक्ष पर, और y अक्ष पर 5 कहाँ है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 3 और किसकी सीध में, 5 की सीध में, तो 3 5 यहाँ आएगा, ये 3 5 आ गया। दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को मैंने आपस में मिला दिया, थोड़ा हिल गया है,
इसको रबड़ से मिटा के अपने फिर दोबारा सही कर सकते हैं। इसीलिए पेंसिल से बनाते हैं ताकि थोड़ा बहुत हिल जाए। हमेशा ग्राफ पेंसिल से बनाना चाहिए। अब देखो ये तो हो गया। अब दूसरी सारणी 8 2, यानी एक्स अक्ष पर हमें कितना चलना है, 4 5 6 7 और 8। ये रहा 8 बिंदु। इस 8 बिंदु से लेकर किस बिंदु तक, -2, तो यानी नीचे चलना है, ऊपर नहीं चलना। -2 कहाँ है, -2 ये रहा, -1 -2, यानी 8 की सीध में और -2 की सीध में। तो ये बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक बिंदु आ गया, कौन सा, 8 और -2। अब चल लेना है 3 और 5, 3 5 तो यही है, 3 और 5 ये रहा। 3 5 तो बिंदु सेम ही है, यानी ये बिंदु इन दोनों का कॉमन है। मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों का कॉमन है तो 3 5 तो वही आएगा। तो इसको इसी बिंदु से वापिस मिला देना है और यही इसका हल होगा। ठीक है, क्योंकि जहां रेखा प्रतिच्छेद करती है वही रेखा उस समीकरण का हल होता है। तो ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3 और 5। ठीक है, इस बिंदु का क्या है, एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 0। इस बिंदु का क्या है, एक्स अक्ष पर 8 और वाई अक्ष पर -2। तो ये सब बिंदुओं के नाम रख दिए। अच्छा, ये 3 5 पे काट रहा है, तो इसका मतलब हल क्या है, एक्स बराबर बताओ क्या हल है, एक्स का मान 3 और वाई का मान 5। तो ये इसके हल हो गए। यानी एक पेंसिल की कीमत का मूल्य कितना होगा, 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना होगा, 5 रुपये। ठीक है, क्योंकि x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है। ठीक है, तो x का मान अगर 3 है तो एक पेंसिल का मूल्य 3 और एक कलम का मूल्य 5। देखो यहाँ रख के देखो, 3 5 है 15 और 5 y का मान 5 5 7 35, 5 है 15, क्योंकि x का मान 3 और y का मान 5। तो एक कलम की कीमत जब 5 है तो 7 कलम की मूल्य 35 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5 दिए 15, 15 और 35 कितने हो गए, 15 और 35 50 हो गए। सही हो रहा है ना। ऐसी दूसरे समीकरण में रखोगे तो 46 रुपये होगा। जैसे 7 21 और 5 5 25, 25 और 21 46। ठीक है, तो ये आपके 2 सवाल पूरे होते हैं। फिर हम अगला 3.2 का जो दूसरा सवाल है उसको हल करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।